नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति के पास कितने ही साधन क्यों न हों, लेकिन वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए और गलत समय पर गलत जगह पर कड़ी मेहनत करे तो वह अपना भाग्य अच्छा नहीं बना सकता। इसलिए भाग्य को अच्छा बनाने के लिए मेहनत के साथ साथ समय की ज़रूरतों को भी समझना आवश्यक होता है और सही समय पर या सही जगह पर मेहनत की जाए तो आपका भाग्य चमक उठेगा। आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जिसे सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। बस आपको इस कहानी को अंत तक सुनना है ताकि आप सभी बातों को अच्छे से समझ सको। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम के पिता गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास उनकी खुद की जमीन भी थी जिसमें वह फसल उगाते थे और उन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी संपत्ति अर्जित भी की थी। श्याम का बचपन बड़े आराम से और मौज में बीता, लेकिन समय के साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद श्याम की जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथों से फिसलती जा रही है। श्याम का मन भारी था। उसके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसका समय अब खराब चल रहा है। वह हमेशा तनाव में रहता था और उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की सोचता तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। उसके पिता के जाने के बाद वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी किस्मत सबसे बुरी है। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन अचानक जोरदार बारिश हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि अन्य गांव वालों की फसल बहुत अच्छी हो गई थी। अब तो वह पूरी तरह से मानने लगा था कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। वह भगवान से शिकायत करने लगा और परेशान हो गया। उसके पिता के जाने के बाद उसके सिर से छत और सुरक्षा का एहसास भी चला गया था। उसने व्यापार में भी हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई काम था। गांव में श्याम का हाल देखकर लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति को गलत तरीके से खर्च कर दिया। श्याम को यह सब सुनकर और भी बुरा लगता। एक दिन वह परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दर्द था। वह सोचने लगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ा था वह सब खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समय वह ऐसे ही बैठा रहा। तभी उसके पिता के पुराने मित्र वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने श्याम को इस हालत में देखा तो पास आकर बोले कि बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने निराश क्यों हो? श्याम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि चाचा, मेरे पिता ने मेरे लिए जो संपत्ति छोड़ी थी वह सब खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया। पिता के मित्र ने उसकी बात सुनी और बोले कि बेटा, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये बात मायने रखती है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ योजना बना रहा हो। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। श्याम को उनकी बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसने सोचा कि क्या भाग्य सच में उसका साथ देगा? क्या फिर से उसका जीवन बेहतर हो सकता है? ये सोचते हुए वह अपने घर आ गया और सो गया। उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसके पास आ रही है। उस रोशनी में से एक आवाज आई जो कह रही थी कि श्याम, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जाओ उसे ढूंढो। श्याम नींद से जागा और सोच में पड़ गया कि यह क्या था।
क्या यह एक सपना था या सच में उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा है? उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वह उसके गांव के पास ही था। श्याम ने ठान लिया कि वह अपने भाग्य से मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन सुबह उसने अपने सफर की शुरुआत की। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पहाड़ की चोटी तक अवश्य पहुंचेगा। उसने अपने लिए कुछ सामान बांधा और पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे कि जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। श्याम अपने पिता की बातों को याद करके थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। जैसे जैसे वह पहाड़ की ओर बढ़ता गया उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। रास्ता पथरीला और कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। जंगल में तरह तरह के जानवर थे, लेकिन श्याम को उनकी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपने भाग्य से मिलने की सोच रहा था। श्याम जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक जख्मी शेर दिखाई दिया। शेर दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। श्याम शेर को देखकर डरने लगा, लेकिन वह जानता था कि उसे यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसको देखा और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो मानव? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक शेर हूँ? श्याम ने शेर की बात सुनी और कहा, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि मेरा भाग्य पहाड़ की चोटी पर मेरा इंतजार कर रहा है। शेर ने उसकी बात सुनी और कहा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। क्या ये सच है? सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो? अगर सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। मैं यहाँ इस जंगल में अकेला और जख्मी पड़ा हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें जवाब दे सकता है तो शायद वह मेरे सवाल का जवाब भी दे सके। श्याम ने शेर से वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब अवश्य लाएगा और यात्रा जारी रखी। आगे चलते चलते श्याम को भूख लगने लगी। वह रास्ते में एक बाग देखता है जिसमें बहुत सारे पेड़ और फल लगे थे। उसने सोचा कि शायद यहाँ से कुछ फल तोड़कर खाए जा सकते हैं। वह बाग के अंदर गया और उसने एक पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाने लगा, लेकिन वह फल बहुत कड़वा था। श्याम ने उसे तुरंत फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी समय बाग का मालिक वहां पहुंचा और श्याम को रोककर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे बाग से फल क्यों तोड़ रहे हो? श्याम ने शर्मिंदा होकर कहा कि मुझे माफ कर दें श्रीमान, मुझे भूख लगी थी, लेकिन आपके बाग के फल तो बहुत कड़वे हैं। बाग के मालिक ने उदास होकर कहा कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे बाग के फल कड़वे हैं और कोई भी इन्हें नहीं खाता है। ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। बाग के मालिक को पता चला कि श्याम अपने भाग्य से मिलने जा रहा है, तो उसने उससे कहा कि अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मेरे बाग के फल कैसे मीठे होंगे। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी मेरे बाग के फलों को नहीं खाता। श्याम ने बाग के मालिक से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब जरूर लेकर आएगा। फिर वह अपने सफर के लिए आगे चल दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, रात होने लगी। उसे दूर से एक हवेली नजर आई। वह हवेली के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हवेली के मालकिन ने दरवाजा खोला और श्याम को देखा। श्याम ने बताया कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है और रात में जंगल से जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए स्थान ढूंढ ही रहा था कि आपकी हवेली दिख गई, इसलिए आज रात यहीं गुजारने की अनुमति मांग रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने श्याम को अंदर आने की अनुमति दी और उससे उसके सफर के बारे में पूछने लगी। श्याम ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तब हवेली की मालकिन ने कहा कि मैं भी बहुत दिनों से खुश नहीं हूँ, कृपया अपने भाग्य से पूछना कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। श्याम ने हवेली की मालकिन से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब लाएगा। अगली सुबह श्याम ने अपना सफर जारी रखा और वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे वही चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसने सपने में देखी थी। वह समझ गया था कि यही मेरा भाग्य है। श्याम उस चमकती हुई रोशनी के पास गया और उससे कहा कि मेरा नाम श्याम है और मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ
कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने रास्ते में कई लोगों से वादे किए हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब भी लेकर आऊँगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? श्याम की बातें सुनकर भाग्य मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ, परिश्रम तुम्हें खुद करना होगा। और उन सवालों का जवाब सुनो जो तुमने शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के लिए पूछे हैं। श्याम ने ध्यान से भाग्य की बातों को सुनने के लिए अपने कान लगाए। तब भाग्य ने कहा कि शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। जब वह ऐसा करेगा तभी उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त होगी और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। श्याम ने सिर हिलाया। फिर भाग्य ने कहा कि बाग के मालिक को अपने बाग में जहाँ से वह पेड़ों में पानी देता है वहाँ पर खुदाई करनी होगी। वहाँ सोना दबा हुआ है जिसकी वजह से पानी में अशुद्धि आती है और इसी कारण बाग के फल कड़वे होते हैं। यदि वह वहाँ से उस सोने को हटा देगा तो पानी शुद्ध हो जाएगा और पेड़ों के फल मीठे हो जाएंगे। श्याम ने ये बात ध्यान से सुनी और सोचा कि ये तो बाग के मालिक के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सोना निकालने से उसे दो फायदे होंगे, एक तो फल मीठे हो जाएंगे और दूसरा वह अमीर हो जाएगा। भाग्य ने आखिरी बात का जवाब देते हुए कहा कि हवेली की मालकिन को खुशी तब मिलेगी जब वह शादी कर लेगी और अपने जीवन में प्रेम और सहभागिता को जगह देगी। उसे किसी के साथ अपने जीवन को साझा करना होगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। श्याम ने सभी बातों को ध्यान से सुना और भाग्य को धन्यवाद बोलते हुए वह वापस चल पड़ा। वह पहाड़ से नीचे उतरा और सबसे पहले हवेली की मालकिन के पास पहुंचा और उनको बताया कि आपको खुश रहने के लिए शादी करनी होगी, तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। यह सुनकर हवेली की मालकिन कुछ देर चुप रही और श्याम को देखते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे जीवन में खुशी ला सकते हो। मैं अकेली हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे साहसी और ईमानदार इंसान की ज़रूरत है। साथ ही अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे। श्याम ने सोचा कि क्या यही उसके जीवन का उद्देश्य है। फिर उसे भाग्य की बात याद आई कि वह अपने कर्मों पर ध्यान दे। उसने विनम्रता से मालकिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता। मुझे मेरा भाग्य बुला रहा है और मुझे जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। आपने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला गया। इसके बाद श्याम बाग के मालिक के पास पहुँचा और कहा कि तुम्हारे बाग के फल इसलिए कड़वे हैं क्योंकि जहाँ से तुम्हारे पेड़ों में पानी आता है वहाँ पर सोना दबा हुआ है। अगर तुम उस जगह की खुदाई करो जहाँ से पानी आता है और सोने को हटा दो तो तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग के मालिक ने सोचा कि यह तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसने श्याम से कहा कि मैं इस जगह पर अकेला हूँ। अगर तुम सोना निकालने में मेरी मदद करोगे तो वह सोना तुम्हारा होगा। मैं इतने धन का क्या करूँगा? मैं तो सिर्फ अपने बाग के फलों की मिठास चाहता हूँ। तुम उस सोने से अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्याम ने फिर से सोचते हुए कहा कि मुझे आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये सोना नहीं ले सकता। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने बाग के मालिक की मदद की और आगे चल पड़ा। आगे उसकी मुलाकात शेर से हुई। उसने शेर से कहा कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर होंगी और तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने श्याम की बात सुनी और कहा कि तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूँ कि तुमने रास्ते में कई अवसरों को छोड़ दिया, लेकिन शायद तुमने समझा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और अधिक देगा। चलो तुम्हें कुछ इनाम देता हूँ। श्याम ने उत्तर दिया कि मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने मुस्कुराते हुए श्याम की तरफ देखा और कहा कि तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो अवसर थे, एक हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का और दूसरा बाग के मालिक का सोना प्राप्त करने का, लेकिन तुमने दोनों को छोड़ दिया। श्याम ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है।
मुझे मेहनत करनी है। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में है श्याम। जो इंसान अपने पास आए अवसरों को नहीं समझता वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। शेर ने बिना समय गंवाए श्याम को अपना शिकार बना लिया और कहा कि अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति शायद ही कोई और मिलेगा। श्याम की यात्रा यहीं समाप्त हो गई और शेर की कही हुई बात सत्य निकली। सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाने के बाद वह स्वस्थ हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली ये कि हाथ में आया हुआ अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। अक्सर हम अपने आप को समझदार समझकर कई अवसर खो देते हैं। और दूसरा, कभी भी किसी काम को कल पर ना छोड़ें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। सही समय के इंतजार में बैठे ही रह जाते हैं। समय गुजर जाता है, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जो अभी है वही सही समय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म का महत्व भाग्य से अधिक होता है। यदि श्याम अपने रास्ते में आए अवसरों का सही से उपयोग करता तो वह एक समृद्ध और धनी व्यक्ति होता। दोस्तों, भाग्य से बड़ा कर्म होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता ही हमारे भाग्य तक पहुंचाती है। कर्म और भाग्य जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा से ही मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की कठिनाइयों या असफलताओं का श्रेय भाग्य को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म में ही असली ताकत है, जो हमारे भाग्य को बनाता है या बिगाड़ता है। भाग्य केवल एक संभावित रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या उसे छोड़ देना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम बोते हैं और उसका फल हमें भविष्य में प्राप्त होता है। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ जीवन के हर कार्य को करेंगे तो निसंदेह हमारे भाग्य के फल भी मीठे होंगे। वहीं यदि हम अपने कर्मों को टालते हैं या गलत दिशा में कार्य करते हैं तो हमें उसी के अनुरूप परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भाग्य एक संभावना है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो उस संभावना को वास्तविकता में बदलती है। एक किसान का भाग्य यह हो सकता है कि उसके पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन यदि वह उस जमीन पर मेहनत नहीं करता और बीज नहीं बोता और उसकी देखभाल नहीं करता तो केवल उपजाऊ जमीन होना उसके किसी काम का नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी मौके और संभावनाएं आती हैं जो भाग्य के रूप में देखी जा सकती हैं, लेकिन उन अवसरों को सही तरीके से उपयोग करना, उन्हें सफलता में बदलना हमारे कर्मों की वजह से ही संभव होता है। यह समझना जरूरी होता है कि भाग्य और कर्म विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमें संभावनाओं की तरफ इशारा करता है, लेकिन उन संभावनाओं को साकार करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को ऐसी दिशा में ले जाएं जिससे हमारा भाग्य भी संवर जाए। कर्म और भाग्य का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे पतवार और नाव का। भाग्य हमें नाव की दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, और पतवार को संभालने का काम हमारे कर्म ही करते हैं। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अच्छे कर्मों के साथ हम अपने भाग्य को भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि असल में हमारा भाग्य हमारे हाथों में ही है। भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों के प्रति सजग और ईमानदार होता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए कोई भी रुकावट बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत और लगन ही उसके भाग्य का निर्माण करेंगे। कर्म की शक्ति को समझें और उसी को अपने जीवन का आधार बनाएं, और फिर देखिए कि किस तरह आपका भाग्य आपका साथ देता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, और वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट में बताएं और अपने सुझाव अवश्य दें। और ऐसी ही मोटिवेशनल व प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।